फिट फैक्ट्स विद अनमोल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे हेल्थ इशू पर बात करने वाले हैं जो भारत में बहुत बहुत कॉमन है, डायबिटीज। बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफी डिटेल जानकारी है, एक सोर्स से ली हुई। हमारा मिशन है डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लेक्स लगने वाली बातों को, टेक्निकल टर्म्स को एकदम सिंपल बनाना। हाँ, बिल्कुल। हम समझेंगे कि आखिर भारत में ये इतना फैल क्यों रहा है और सबसे जरूरी, इसे मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं, डाइट, एक्सरसाइज, दवाएं, और हाँ, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है। यही सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस जरूरी टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीजों से। अक्सर सुनने में आता है इंसुलिन, ब्लड शुगर, ये सब क्या है आसान शब्दों में? बिल्कुल। देखिए, इंसुलिन को आप एक चाबी मतलब की तरह समझ सकते हैं। चाबी? हाँ, हमारे बॉडी सेल्स बंद कमरों जैसे हैं जिन्हें एनर्जी के लिए शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज चाहिए। अच्छा। ग्लूकोज हमारे खाने से मिलता है, खासकर कार्ब से, और ये हमारे शरीर का मेन फ्यूल है। इंसुलिन वो चाबी है जो इन कमरों का दरवाजा खोलकर ग्लूकोज को अंदर जाने देती है ताकि हमें एनर्जी मिले। अच्छा, तो खून में ग्लूकोज होना नॉर्मल है, दिक्कत तब है जब ये बहुत ज्यादा हो जाए। एग्जैक्टली। खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ही प्रॉब्लम है। और ये चाबी यानी इंसुलिन बनती कहाँ है? ये इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है हमारा पैंक्रियाज, पेट के पीछे छिपा एक ऑर्गन। खाने के बाद ये पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। और इस फैक्ट्री के मेन वर्कर्स हैं बीटा सेल्स, जो असल में इंसुलिन बनाते हैं। ओके, तो ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसेस। अब आते हैं डायबिटीज पर। इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं? प्राइमरली दो टाइप्स हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1? हाँ। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज के इन बीटा सेल्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अरे, मतलब अपना ही सिस्टम? हाँ, इसे ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। मतलब इंसुलिन बनाने वाले वर्कर्स ही खत्म, फैक्ट्री बंद। हाँ, बिल्कुल। चाबी की फैक्ट्री समझिए हमेशा के लिए बंद हो जाती है। शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पाता। तो ये लाइफस्टाइल से जुड़ा नहीं है? नहीं, ये लाइफस्टाइल से जुड़ा नहीं है। अक्सर बच्चों या यंग अडल्ट्स में होता है। इसका इलाज है लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना, इंजेक्शन या पंप के जरिए। और दूसरा टाइप जो भारत में ज्यादा कॉमन है, मैंने सुना है 90-95% केसेस वही होते हैं। हाँ, वो है टाइप 2 डायबिटीज। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसे समझें जंग लगे ताले और थके हुए मजदूर। अच्छा, कैसे? इसमें दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी सेल्स के दरवाजों पर जो ताले हैं उनमें जैसे जंग लग गया हो। चाबी इंसुलिन तो है, पर वो ताला ठीक से खोल नहीं पाती। सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते ठीक से। तो शरीर ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहा है एनर्जी के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम, थके हुए मजदूर। हाँ, सालों तक पैंक्रियास इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ज्यादा जोर लगाकर ज्यादा इंसुलिन बनाता रहता है। सोचिए, फैक्ट्री वर्कर्स ओवरटाइम कर रहे हैं सालों साल। जाहिर है थकेंगे। आखिर में ये बीटा सेल्स थक जाते हैं, बीटा सेल फटीग, और उतना इंसुलिन नहीं बना पाते जितना जरूरी है। तो डबल प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो नतीजा क्या हुआ? ताले जंग लगे हुए हैं और चाबियां भी कम बन रही हैं। ग्लूकोज खून में ही फंसा रह जाता है। ये बात अब समझ आई। पर भारत में टाइप 2 डायबिटीज इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है? ये परफेक्ट स्टॉर्म वाली स्थिति क्यों बन गई है? ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स? हाँ, हम साउथ एशियंस में पेट के आसपास फैट जमा करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, और जेनेटिकली हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रति ज्यादा प्रोन होते हैं। अच्छा। दूसरा बड़ा फैक्टर है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। पहले खेतों में या फिजिकल काम ज्यादा होता था, अब सेडेंटरी डेस्क जॉब्स बढ़ गई हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। बिल्कुल, पहले जैसा फिजिकल वर्क कहाँ रहा अब। सही बात है। और खान पान, उसमें क्या बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव। हम अपने ट्रेडिशनल हाई फाइबर साबुत अनाज वाले खाने से शिफ्ट होकर रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ ज्यादा चले गए हैं। जैसे कि सफेद चावल, मैदा, शुगरी ड्रिंक्स, पैकेट वाले स्नैक्स। इनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं और पोषण मतलब न्यूट्रिशन कम। ये कॉम्बिनेशन हमारे जीन्स, कम फिजिकल एक्टिविटी और बदला हुआ खान पान लाखों लोगों को टाइप 2 डायबिटीज के हाई रिस्क पर डाल रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या दवाएं डायबिटीज को ठीक कर सकती हैं, क्योर कर सकती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब समझना जरूरी है। दवाएं डायबिटीज को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में बहुत मददगार हैं, लेकिन वे इसे जड़ से खत्म नहीं करती, क्योर नहीं करती। मतलब वो सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बीमारी को नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
सोचिए, अगर पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम हो गई है तो दवा उसे रीजनरेट नहीं कर सकती। अगर सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जंग लगे ताले हैं, तो गोली उस जंग को परमानेंटली हटा नहीं सकती। दवाएं अलग अलग तरह से हेल्प करती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देंगे? हाँ, जैसे मेटफॉर्मिन जो सबसे आम फर्स्ट लाइन दवा है, ये सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है, जंग हटाने में मदद और लिवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने से रोकती हैं। अच्छा। कुछ दवाएं हैं जैसे सल्फोनियूरियाज, ग्लिमेपेराइड, ग्लिक्लाजाइड, वो थके हुए पैंक्रियाज को थोड़ा और निचोड़कर ज्यादा इंसुलिन निकालने के लिए कहती हैं। मतलब फैक्ट्री वर्कर्स पे दबाव डालना। कुछ वैसा ही है। कुछ नई दवाएं किडनी के जरिए एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब में निकालने में मदद करती हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स। तो ये दवाएं सिम्टम्स मैनेज कर रही हैं। इसका मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और एक्सरसाइज का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। लाइफस्टाइल चेंजेस ही वो चीजें हैं जो असल में जंग लगे तालों को साफ करने में मदद कर सकती हैं, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकती हैं और फैक्ट्री के मजदूरों को आराम देने यानी पैंक्रियाज पर बोझ कम करने में मदद कर सकती हैं। तो दवाएं सपोर्ट हैं, फाउंडेशन लाइफस्टाइल है। परफेक्ट। दवाएं सपोर्ट करती हैं पर फाउंडेशन तो लाइफस्टाइल है। चलिए डाइट की बात करते हैं। क्या डायबिटीज वालों को कोई स्पेशल डायबिटिक फूड खाना पड़ता है? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। नहीं, देखिए, स्पेशल या महंगे डायबिटिक फूड की जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट तरीके से नॉर्मल भारतीय खाना ही काफी है। अच्छा। हाँ, हमारी ट्रेडिशनल थाली बहुत बैलेंस्ड हो सकती है अगर हम उसे सही तरीके से असेंबल करें। प्रॉब्लम तब होती है जब थाली में चावल या रोटी की मात्रा, मतलब कार्ब्स, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो स्मार्ट प्लेट तरीका क्या है? अपनी थाली को कैसे बैलेंस करें? बहुत सिंपल है। अपनी प्लेट को हिस्सों में बांटें। आधी प्लेट स्टार्ची सब्जियों से भरें, मतलब आपकी सब्जी भिंडी, लौकी, टिंडा, पालक, गोभी, बैंगन, खीरा, टमाटर, जो भी मौसम में हो। ओके, सब्जियां ज्यादा। हाँ, साथ में एक बड़ा बोल सलाद। इनमें फाइबर होता है जो शुगर रिलीज को स्लो करता है। ठीक है। और बाकी आधी प्लेट? उसे भी 2 हिस्सों में 1/4 प्लेट प्रोटीन से भरें। ये आपको फुल रखेगा और मसल्स के लिए जरूरी है। प्रोटीन में क्या क्या? दाल, चना, राजमा, पनीर, टोफू, अंडे, चिकन, मछली, इनमें से कुछ जरूर शामिल करें। ठीक है। और आखिरी चौथाई? सिर्फ 1/4 प्लेट स्मार्ट कार्ब से भरें। यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा। सफेद चावल या मैदे की रोटी की जगह चुने मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, ब्राउन राइस, दलिया या होल व्हीट आटा। और पोर्शन साइज? हाँ, और सबसे जरूरी पोर्शन कंट्रोल। एक छोटी कटोरी चावल या 1-2 छोटी रोटी काफी है। ये तो थाली की बात हुई। और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? खाने के रेफरेंस में ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी सुना है, वो क्या है? हाँ, GI एक रैंकिंग सिस्टम है 0 से 100 तक। ये बताता है कि कोई फूड कितनी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है। तो कौन सा अच्छा है, लो GI या हाई GI? लो GI फूड्स बेहतर हैं, जैसे दालें, सब्जियां, ज्यादातर फल, मिलेट्स। ये धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं। अच्छा, हाई GI फूड्स जैसे सफेद ब्रेड, चावल, चीनी, आलू, मीठे फल, ये शुगर को तेजी से स्पाइक करते हैं। इन्हें लिमिट करना चाहिए। अच्छा, और पीने में? पीने में मीठे ड्रिंक्स बिल्कुल बंद। जूस चाहे फ्रेश ही क्यों ना हो, मीठी लस्सी, कोला, शुगरी नींबू पानी, ये शुगर बॉम्ब्स है। तो क्या पिएं? पानी, छाछ, बिना चीनी नमक, बिना चीनी का नींबू पानी, हर्बल टी, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है। और फैट्स का क्या? तेल, घी, हेल्दी फैट्स चुनें। खाना पकाने में तेल कम यूज करें। नट्स जैसे बादाम, अखरोट, सीड्स जैसे चिया, फ्लैक्स और एवोकाडो हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्स हैं। इन्हें मॉडरेट मात्रा मिलें। और खाने का टाइम? हाँ, मील टाइमिंग भी जरूरी है। कोशिश करें कि मील्स रेगुलर टाइम पर खाएं और बेवजह स्नैकिंग से बचें। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। इसे अक्सर लोग डाइट के मुकाबले कम इंपॉर्टेंस देते हैं, पर ये भी उतनी ही जरूरी है ना? उससे भी ज्यादा शायद। एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं है। डायबिटीज मैनेजमेंट में इसका रोल एकदम सेंट्रल है। ऐसा क्यों? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स बिना इंसुलिन के भी खून से ग्लूकोज खींच सकती हैं। अरे वाह, बिना इंसुलिन के? हाँ, उनके पास एक स्पेशल दरवाजा होता है जो एक्टिविटी के दौरान खुल जाता है। ये एक तरह की जादुई चाबी है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और दूसरा फायदा लॉन्ग लास्टिंग है। एक अच्छी वर्कआउट सेशन के बाद आपकी बॉडी
अगले 24 से 48 घंटों तक इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव रहती है। मतलब जंग लगे तालों को साफ करने जैसा। हाँ बिल्कुल, ये असल में जंग लगे तालों को साफ करने जैसा है। तो किस तरह की एक्सरसाइज रेकमेंड की जाती हैं? कॉम्बिनेशन जरूरी है। पहला, एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियो, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। ये दिन में सिर्फ 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन होता है। जैसे तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिल चलाना, स्विमिंग, डांस, कुछ भी जिससे दिल की धड़कन तेज हो। ठीक है। और दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में कम से कम 2 दिन। मांसपेशियां बनाने से ग्लूकोज स्टोर करने के लिए बॉडी में ज्यादा जगह बनती है। इसमें क्या आता है? इसमें वजन उठाना, रेजिस्टेंस बैंड्स यूज करना या बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जैसे सूर्य नमस्कार, पुशअप्स, स्क्वाट्स शामिल हैं। और वो 10 मिनट सीक्रेट क्या है? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है। अपने दिन के सबसे बड़े मील के बाद, जैसे लंच या डिनर के तुरंत बाद, सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक लेने से। सिर्फ 10-15 मिनट? हाँ, सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक उस मील से होने वाला शुगर स्पाइक काफी हद तक कम कर सकती है। ये तो बहुत आसान है करना। बिल्कुल, लेकिन हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप इंसुलिन या सल्फोनिल यूरिया जैसी दवाएं लेते हैं, जिनसे शुगर लो होने का खतरा है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाँ हाइपोग्लाइसीमिया, तो एक्सरसाइज से पहले शुगर चेक करें और हमेशा अपने साथ कुछ क्विक एक्टिंग कार्ब्स रखें, जैसे 2-3 बिस्किट या एक छोटी कैंडी, अगर कभी शुगर लो महसूस हो। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं कँपकँपी छूटना, पसीना आना, कंफ्यूजन, चक्कर आना। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, ध्यान रखना जरूरी है। समझ गए। हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर, और हाई शुगर को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, है ना? बिल्कुल, जिसके लक्षण हैं ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बहुत थकान महसूस होना, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का संकेत है। और एक और खतरनाक चीज होती है कीटो एसिडोसिस। हाँ, कीटो एसिडोसिस, ये जानलेवा इमरजेंसी हो सकती है। ज्यादातर टाइप 1 में होती है, जब इंसुलिन बिल्कुल ना मिले। इसमें बॉडी एनर्जी के लिए तेजी से फैट तोड़ने लगती है, जिससे खून एसिडिक हो जाता है। दवाओं पर वापस आते हैं। मेटफॉर्मिन और सल्फोनिलूरियाज के अलावा और कौन सी कॉमन दवाएं हैं और उनके बारे में क्या जानना जरूरी है? जरूर, आजकल कुछ और स्मार्ट दवाएं भी हैं, जैसे DPP-4 इनहिबिटर्स। इनके नाम के आखिर में ग्लिप्टिन आता है, जैसे सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ये कैसे काम करती हैं? ये बॉडी के अपने सिस्टम को बूस्ट करती हैं, ताकि पैंक्रियास सिर्फ तभी इंसुलिन बनाए जब खून में शुगर बढ़े, मतलब खाने के बाद। ये आमतौर पर वेल टॉलरेटेड होती हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। अच्छा, और फिर हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। इनके नाम में फ्लोजिन आता है, जैसे डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये वो है जो शुगर को पेशाब में निकालती हैं? हाँ बिल्कुल, ये किडनी को एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में निकालने में मदद करती हैं। इनका एक साइड इफेक्ट हो सकता है यूरिनरी या जेनाइटल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ना, क्योंकि आप शुगर पेशाब कर रहे हैं, इसलिए पानी खूब पीना जरूरी है। और वो इंजेक्शन वाली दवाएं, GLP-1 एगनिस्ट्स, वो काफी चर्चा में है आजकल, वेट लॉस के लिए भी। हाँ, GLP-1 एगनिस्ट जैसे लिराग्लुटाइड, सेमाग्लुटाइड काफी इफेक्टिव हैं। ये कई तरह से काम करती हैं। पैंक्रियास को सपोर्ट करती हैं, डाइजेशन स्लो करती हैं, जिससे पेट भरा लगता है, और ब्रेन में भूख के सिग्नल को कम करती हैं। इसीलिए वजन कम होता है इनसे। हाँ, इनसे अक्सर वेट लॉस भी होता है। शुरुआत में इनसे थोड़ी मतली, नौजिया हो सकती है। और आखिर में इंसुलिन? हाँ, और आखिर में जब बॉडी बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पाती या बहुत कम बनाती है, जैसे टाइप 1 में या एडवांस टाइप 2 में, तो इंसुलिन ही रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ये ब्लड शुगर कम करने का सबसे पावरफुल तरीका है, पर इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए डोज और खाने का तालमेल बिठाना सीखना पड़ता है। इंसुलिन इंजेक्शन लेते समय वो लिपोडिस्ट्रॉफी वाली बात भी ध्यान रखनी है ना, स्किन पर गांठें या गड्ढे? हाँ बिल्कुल, एक ही जगह बार बार इंजेक्शन लगाने से वहां स्किन के नीचे फैट जमा हो सकता है, जिसे लंप कहते हैं, या कम हो सकता है, डेंट। ये कॉस्मेटिक इशू है और इंसुलिन एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो क्या करें? इसलिए इंजेक्शन साइट्स रोटेट करना जरूरी है। पेट, जांग, बाजू पर अलग अलग जगह लगाएं। अब आते हैं सबसे होपफुल एस्पेक्ट पर, रिवर्सल या रिमिशन। क्या टाइप 2 डायबिटीज को सच में रिवर्स किया जा सकता है? ये सुन के बहुत उम्मीद जगती है। ये वाकई डायबिटीज केयर में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन शब्दों को सही से समझना जरूरी है। क्योर, इलाज नहीं। डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये पूरी तरह ठीक नहीं होती। रिमिशन या रिमिशन, हाँ,
ये बिल्कुल संभव है, खासकर उन लोगों में जिन्हें हाल ही में डायग्नोसिस हुआ है और जिन्होंने अभी से लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। रिमिशन का मतलब क्या है, बिल्कुल साफ शब्दों में? रिमिशन का मतलब है ब्लड शुगर लेवल्स का नॉर्मल रेंज में आ जाना, बिना किसी डायबिटीज की दवा के। बिना दवा के नॉर्मल शुगर लेवल्स, ये होता कैसे? मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? ज्यादातर केसेस में की फैक्टर है सिग्निफिकेंट वेट लॉस, आमतौर पर बॉडी वेट का 10-15% या उससे ज्यादा। वजन कम करना इतना जरूरी है? हाँ, ये वेट लॉस खासकर पेट के आसपास की चर्बी, विसरल फैट कम होना, लिवर और पैंक्रियाज में जमा एक्स्ट्रा फैट को हटाने में मदद करता है। इसे डीक्लॉगिंग या अंदरूनी सफाई कह सकते हैं। अच्छा। इससे थके हुए बीटा सेल्स को रिकवर करने और फिर से ठीक से काम करने का मौका मिलता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। जंग लगे ताले साफ होने लगते हैं। और अगर कोई पूरी तरह रेमिशन अचीव ना कर पाए, क्या तब भी वेट लॉस का फायदा है? एब्सोल्युटली, फायदा तब भी बहुत बड़ा है। अगर रेमिशन ना भी हो, सिर्फ 5-10% वेट लॉस करने से भी। सिर्फ 5-10%? हाँ, जैसे 80 किलो के व्यक्ति के लिए 4-8 किलो कम करना, इससे भी ब्लड शुगर कंट्रोल यानी HbA1c काफी बेहतर हो सकता है, दवाओं की जरूरत कम हो सकती है और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का खतरा काफी कम हो जाता है। ये HbA1c क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज? आपने पहले भी जिक्र किया था। जरूर। HbA1c एक ब्लड टेस्ट है जो पिछले 2-3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल बताता है। ये परसेंटेज में होता है। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 5.7% से कम है। 5.7% से 6.4% प्री डायबिटीज कहलाता है। ये एक वार्निंग साइन है कि शुगर लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा हैं, पर अभी डायबिटीज नहीं हुआ सकती है। और डायबिटीज कब कहते हैं? 6.5% या उससे ज्यादा होने पर डायबिटीज डायग्नोस होता है। ये टेस्ट आपकी 3 महीने की रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो बताता है कि आपका मैनेजमेंट प्लान कितना इफेक्टिव है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रिमिशन मेंटेन करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस परमानेंट होने चाहिए। अगर वजन वापस बढ़ गया तो? बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर वजन फिर से बढ़ गया, पुरानी आदतें वापस आ गईं, तो जंग लगे ताले और थके हुए मजदूर वाली प्रॉब्लम वापस आ जाएगी और ब्लड शुगर फिर से बढ़ने लगेगा। रिमिशन को मेंटेन करना एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, ये वन टाइम फिक्स नहीं है। आखिर में डायबिटीज को मैनेज करने का मतलब सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचना भी है। वो पैथी वाली समस्या है जो आपने बताई थी। हाँ, वो बहुत जरूरी है समझना। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से छोटी ब्लड वेसल्स और नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? इससे न्यूरोपैथी, नसों का डैमेज, जिससे पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी या दर्द होता है और चोट लगने का पता नहीं चलता। रेटिनोपैथी, आंखों के पर्दे का डैमेज, जिससे दिखना कम हो सकता है या अंधापन भी हो सकता है। और नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। ये तो काफी गंभीर है। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, ट्रैक पर बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? कोई चेकलिस्ट है? हाँ, एक सिंपल हेल्थ चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जो बहुत मदद करती है। डेली रोजाना अपने पैरों को चेक करें, कोई कट, छाला, रेडनेस तो नहीं, न्यूरोपैथी की वजह से चोट महसूस नहीं होती और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अपनी दवाएं टाइम पर लें, इंसुलिन लेते हैं तो इंजेक्शन साइट रोटेट करें। रोज पैरों की जांच, ठीक है। एवरी 3-6 मंथ्स अपना HbA1c टेस्ट करवाएं। ये बताएगा कि आपका प्लान काम कर रहा है या नहीं। रिपोर्ट कार्ड चेक करना है। हाँ, एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में कम से कम एक बार आंखों की पूरी जांच करवाएं। डायलेटेड आई एग्जाम रेटिनोपैथी के लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट्स, ब्लड और यूरिन करवाएं नेफ्रोपैथी के लिए, डॉक्टर से पैरों की डिटेल जांच करवाएं और अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी चेक करवाएं, क्योंकि डायबिटीज में इनका खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं कुछ सालों से, तो विटामिन B12 लेवल चेक करवाने के लिए कहें, क्योंकि मेटफॉर्मिन इसकी कमी कर सकता है। तो मतलब प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत की ड्राइवर सीट में रहना होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जानकारी, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल एफर्ट से डायबिटीज को अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है और एक लंबी, हेल्दी, एक्टिव लाइफ जी जा सकती है। ये सारी जानकारी वाकई बहुत काम की है। जाने से पहले एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। भारत में लाइफस्टाइल और टाइप 2 डायबिटीज का इतना स्ट्रॉन्ग लिंक देखते हुए, अगर कोई एक छोटा सा सस्टेनेबल चेंज हो जो कोई व्यक्ति आज से ही शुरू कर सके अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, भले ही उसे अभी डायबिटीज न हो, वो क्या होगा? मतलब प्रिवेंशन के लिहाज से एक टिप। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला। मेरे हिसाब से शायद सबसे इम्पैक्टफुल और डुएबल चेंज है अपनी प्लेट में नॉन स्टार्ची सब्जियों की मात्रा बढ़ाना
और रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, सफ़ेद चावल, चीनी वाली चीज़ें की मात्रा कॉन्शियसली कम करना। सिर्फ सब्जियां बढ़ाना और रिफाइंड कार्ब्स कम करना? हाँ, सिर्फ ये एक बदलाव, आधी प्लेट सब्जी से भरना, फाइबर बढ़ाएगा, कैलोरी डेंसिटी कम करेगा, पेट ज़्यादा देर भरा रहेगा और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करेगा। ये प्रोएक्टिव हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा और आसान कदम हो सकता है। फैक्ट्स विद अनमोल पर डायबिटीज के बारे में हमारी आज की गहरी चर्चा। याद रखें, सही नॉलेज और लाइफस्टाइल में सही बदलावों से डायबिटीज को मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। बिल्कुल, प्रोफेशनल एडवाइस बहुत जरूरी है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक फिट रहें, स्वस्थ रहें।